गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर सेकंड जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसी को हम आगे कैरी करेंगे। yesterday we डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एकांकी व्यापार के की परिभाषा, उसके बाद उसके फ़ायदे और नुकसान ये हमने पढ़े थे और फीचर्स पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं जी एक नया जो है आपका सोल है फॉर्म है, वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या इसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। तो हम इसे जो है जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। या हम इसको जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में इसको बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि आपके आसपास के अंदर जो है या बाज़ार के अंदर आप जाओगे तो आपके पापा या आपके दादा ये कहते मिलेंगे कि ये जो दुकान है, इस दुकान के अंदर इनके दादा बैठते थे, अब इनके पापा बैठते हैं, बाकी सारा परिवार जो इसके काम में लगा रहता, सारे के सारे लोग जो हैं, इनके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 1-2 इनके बेटे पोते हैं, वो भी इस दुकान के अंदर काम में लगे रहते हैं। और सारी चलती जो है उस बुढ़े की है, जो इसके अंदर जो सबसे पुराना आदमी उसी की चलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक फैमिली का बिजनेस है, वो हिंदू फैमिली का बिजनेस है। यहाँ पर हिंदू फैमिली से मतलब है ना कि आपके मुस्लिम फैमिली या क्रिश्चियन या दूसरी किसी फैमिली से। यहाँ पर हिंदू फैमिली से मतलब है कि अगर हिंदुओं का कोई फैमिली इस प्रकार का बिजनेस करता है जिसमें कि एक जो है हेडमैन है, एक उनका कर्ता या मुखिया है, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं उसके परिवार के लोग हैं, और वो लोग जो है उसी के कहे के अनुसार काम करते हैं, और सारी पावर जो है वो डिसीजन लेने की वो केवल मुखिया के पास होती है, कर्ता के पास ही होती है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो कि वो आपका हिंदू फैमिली होना चाहिए। दूसरा जो है उसके अंदर कम से कम तो जो हैं 2 फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए, कम से कम 2 फैमिली मेम्बर होने चाहिए, और एक होगा तो फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गए। और कोई ना कोई उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, कि अगर आपके फादर जो हैं वो और अंकल मिला के 4 भाई हैं, तो आपके दादा की जो प्रॉपर्टी है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। तो आपके दादा की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिसमें आपके अंकल और आपके फादर जो हैं वो को ओनर होंगे, तो यानी कहने वाला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। दूसरा जो है उसमें मोर देन 2 पर्सन होने ज़रूरी हैं, और तीसरा जो है वो आपका हिंदू फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसका गवर्नेंस, इसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो आपके लागू होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जो रूल इसके ऊपर लागू होता है, ठीक है जी। अब इसमें जो भी आपके को पार्टनर होते हैं उनमें क्या होता है कि इसके अंदर को पार्टनर होता है जो साथी या सहयोगी या बराबर के हिस्सेदार हम उसको बोल लेंगे। अब उसमें जो को पार्टनर जो हैं वो बिजनेस के अंदर काम करेंगे और बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं पूछ सकते, ठीक है। यानी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो उनके जो सीनियर मोस्ट हैं, जो आपके दादाजी हैं या आपके फादर में जो भी बड़े हैं, यानी आपके ताऊ जी हैं या ताया जी बोलते हैं, वो जो है उसके फैमिली के हेड होंगे और वही प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे, बाकी लोगों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, इसकी ये भी एक होती है कि अगर आपका जो भी डिसीजन लेता है दैट इज़ टेकन बाय द कर्ता, ठीक है, जो हेडमैन होता है हम उसको कर्ता भी बोलते हैं। तो जो आपका जो मुखिया होता है हम उसको हेडमैन कहें या आपका कर्ता कहें। ये आपका कर्ता वर्ड जो है ये आपका इसमें चलता है। तो जो कर्ता होता है, जो ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, वो आपका कर्ता कहलाता है। बट इट विल बी ओनली मेल मेंबर नॉट द फीमेल मेंबर, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो करता है ही टेक ऑल द डिसीजंस एंड एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू दिस डिसीजन इट विल बी द लिबर्टी ऑफ द कर्ता ओनली। ये कर्ता की लिबर्टी होगी अनलिमिटेड, बाकी लोगों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है।
फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि आपका एक जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के अंदर आपके ताया जी हैं, वो सारा जो है वो लेन देन करते हैं, और उसमें अगर कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है तो आपके ताऊ जी या ताया जी आप जो बोलते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी ही बिकेगी, बाकी और किसी लोगों के हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती, क्योंकि डिसीजन जो मेकिंग किया है वो केवल आपके ओल्डेस्ट मैन ने किया था। ठीक है, तो ये आपकी कंसेप्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हम जो है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, HUF भी बोल देते हैं और JHF भी बोल देते हैं। तो ये तो शॉर्टकट नाम जैसे भी आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो है हम बात करते हैं फीचर्स की, कि आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस की जो है वो फीचर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपकी जो फीचर है फॉर्मेशन, आपकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी। फॉर्मेशन यानी ये कैसे बनेगा या जॉइंट फैमिली बिजनेस बनता कैसे है, इसका मतलब ये है। अब ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के, और जिनके बीच में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि आपके दादा हैं और आपके अंकल और फादर 2 भाई हैं। ठीक है, तो आपके दादा जो हैं वो फैमिली के हेडमैन हैं और उनके 2 जो बेटे हैं वो उसके मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो कम से कम जो 2 मेंबर होने चाहिए और उनकी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। अगर उनकी प्रॉपर्टी नहीं तो फिर वो फैमिली बिजनेस नहीं कहलाएगा। और उसमें किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कि जैसे आप देखो ना पार्टनरशिप में आ गए तो उसमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग जो मिलकर काम करते हैं एग्रीमेंट करके। तो यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर तो आपका जो है वो जैसे जन्म हो जाता है बच्चे का, वो अपने आप ही उस हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है, यानी मेंबरशिप अपने आप ही हो जाती है कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर उसका हक हो गया और उसी के अंदर जो वो शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बर्थ से होता है। और इसका जो गवर्नेंस है दैट इज़ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में होगा। एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसके अंतर्गत जो है इसको चलाया जाता है। अगर एनी कन्फ्यूजन इज देयर इन दैट केस, इफ द कोर्ट केस इज फाइल्ड, इन दैट केस आपका जो कोर्ट केस है वो उसमें जो डिसीजन होगा दैट विल बी अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, क्योंकि आपका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके अंदर रूल लिखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा कन्फ्यूज़न होता है या अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उस हालत में आपका जो भी कानून लागू होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का लागू होता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिसीजन कोर्ट देगी वो उस कानून के हिसाब से देगी। सेकंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी आपकी लायबिलिटी क्या होगी इसमें। तो लायबिलिटी कहते हैं कि लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। मैंने आपको बताया अभी कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कि आपका जो भी हेडमैन है डिसीजन सभी वही लेता है। एंड इफ एनी लॉस अकर्स ड्यू टू एनी ऑफ द रॉन्ग डिसीजन or due to any of the reason, and the liability have to pay. In that case the unlimited liability lies on the कर्ता only। बाकी लोगों की जो लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, केवल उसी की अनलिमिटेड होती है। यानी कि जो करता है उसके पर्सनल एसेट्स को बेच करके और उसकी जो है पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, पर दूसरे लोगों के एसेट्स को बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। थर्ड इज कंट्रोल, यानी कौन है किसका कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। तो नेचुरली मैंने आपको बताया कि कंट्रोल बाय करता ओनली। तो आपका जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है वो मैनेज कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ कर्ता। ठीक है, तो ही हैज ऑल द लीगल राइट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स and he takes only the decision of the business. Other member has no right to take the decision, no right to make the contact with the outsiders. Means if anybody want to make the any contact with their business, only karta has power to make the contact with the outsiders.
तो इसमें जितना भी कंट्रोल है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट इज़ बाय ओनली कर्ता। बाकी जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का इसमें कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं, दे कैन डिमांड फॉर द उसके लिए सेपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी या डिवाइड ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी का जो है वो अलग अलग करने की मांग कर सकते हैं, वो घर से अलग हो सकते हैं, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट इज माइनर मेंबर। नेक्स्ट इज माइनर मेंबर। आपके मेंबर जो है माइनर मेंबर कौन होता है? हुज एज इज लेस देन 18 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड एज माइनर। तो आपका कहता है क्या माइनर एक मेंबर बन सकता है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में? हाँ, सिंस बर्थ ही इज द मेंबर, कि जब उसका बर्थ हो गया तो उसी समय माइनर एक मेंबर बन गया। और आगे आप देखोगे पार्टनरशिप में एक माइनर मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बाकी और जगह कहीं पर भी जाओ, जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर भी कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट 18 साल से कम की उम्र का बच्चा एग्रीमेंट नहीं कर सकता एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका यहाँ पर जो है वो माइनर मेंबर अपने आप ही हो गया, क्योंकि व्हेन ही हैज बर्थ इन द फैमिली नेचुरली ही विल बी पार्ट ऑफ द फैमिली। तो वो जो माइनर मेंबर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके पास में था आपके जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप नेचुरली कर सकते हो, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इसके एडवांटेज की बात कहें तो एडवांटेज की बात का ये मतलब हो गया कि पहला तो ये है कि बेनिफिट ऑफ गुडविल, क्योंकि आपके जो खानदानी जो दादाजी परदादाजी आपका जो बिजनेस करते आ रहे थे, तो उसी बिजनेस के अंदर आप लोग हैं, तो नेचुरली कि उस गुडविल का फ़ायदा आप लोगों को मिलता है। तो पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा आपके पास में है कि फैमिली बिजनेस, कि इसमें पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, उसी बिजनेस को आप आगे कैरी करते हैं। और तीसरा आपका लिमिटेड लायबिलिटी, कि आपके अदर मेंबर्स हैं कर्ता को छोड़ के, उन सारों की लायबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है, ठीक है जी। और उसके बाद में है डिसीजन है बाय सिंगल पर्सन, तो आपका यहाँ पर सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, ठीक है जी। तो ये आपकी इसके एडवांटेज हो सकते हैं, पर आपके सिलेबस में ये नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में आता है दैट इज पार्टनरशिप। हाँ जी, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को इसे जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट आपके माइंड में हो तो आप पूछिए मेरे से। ऐसा नहीं है तो चलो जी मैं आगे चलते हैं। दैट इज पार्टनरशिप। एक नई फॉर्म और है, वो आपके पार्टनरशिप। तो यानी आपकी सोल पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद में जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस हो गया। अब आपकी बात है पार्टनरशिप की, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या वो हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप को हम बोलते हैं साझेदारी, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि आपने आप आसपास में आप दुकानें देखी होंगी कि देर आर 2 और 3 पर्सनस, मॉर्निंग में कोई और बैठा था, इवनिंग में कोई और बैठा होता है। अब आप बात करते हैं कि भैया कहाँ गए, कि वो तो रेस्ट कर रहे हैं अभी। आप वैसे पूछ लेते कि आप दोनों शक्ल तो नहीं मिलती, आप क्या दोनों अलग अलग हैं क्या? उनका हाँ हम पार्टनर हैं, कि हम दोनों के दोनों पार्टनर दुकान में हमने पैसे लगा रखे हैं और हम दोनों दोनों दुकान में बैठते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो अपने हिसाब से बांट लेते हैं। तो इसका ये हुआ कि जब वो लोग बिजनेस करने की सोची होगी तो इसका 2 से ज़्यादा आदमी रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद में उन लोगों ने बीच में कोई एग्रीमेंट भी किया होगा कि उन लोगों का एग्रीमेंट क्या था कि किस प्रकार कितना पैसा लगाएंगे, किस प्रकार से कितना जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से उन लोगों ने जो है वो एग्रीमेंट भी किया होगा। तो हम देखें कि सोल पार्टनरशिप में आपकी जो कैपिटल की कमी थी, जो सोर्सेज की कमी थी, वो यहाँ पर कुछ हद तक दूर हो गई, क्योंकि अब जो आपके पार्टनर जो 200 तक हो सकते हैं, पहले तो 50 तक होते थे और 200 तक हो सकते हैं। तो एक आदमी जितना पैसा लगाए, एक 200 आदमी पैसा लगाए, तो 200 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो जो सोल पार्टनरशिप में कमी थी दैट इज़ रिमूव्ड बाय द पार्टनरशिप। सेकेंडली द मैनेजमेंट स्किल,
that has also increased because there is 200 members and these 200 members have the different skills, they can take the different jobs, वो बिजनेस के अलग अलग काम कर सकते हैं, तो ये भी इसका फ़ायदा है। तो यानी कहना ये हुआ कि जो सोलो प्रोप्राइटरशिप में जो कमियां थी, दैट लिमिटेशंस रिमूव्ड बाय द पार्टनरशिप। आपकी डेफिनेशन में बुक से पढ़ रहा हूँ मैं। पार्टनरशिप इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। As the size of business grows, one person is not enough to carry the managerial skills, managerial activity. Therefore, two or more persons to carry on business. This form of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. अब मैंने वही बताया था कि ये जो है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के बिजनेस के लिए कामयाब है, बड़े स्केल के लिए तो कंपनी कामयाब है। ठीक है, तो इसमें जो एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, सारे मैनेजर स्किल उसमें नहीं है, तो कई आदमी होने से मैनेजर स्किल जो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो सोलो प्रोप्राइटरशिप की जो कमियां थी वो इन्होंने रिमूव कर दी। अब इसमें जो है मीनिंग, अब जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग में क्या है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो आपका जो मीनिंग है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग में आपका हम कह सकते टू और मोर पर्सन कम टुगेदर वॉलंटरली फॉर एनी लीगल बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, दो या दो से अधिक आदमी स्वेच्छा से कोई व्यवसाय लाभ प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। यानी टू और मोर पर्सन कम टुगेदर जॉइंटली, come together voluntarily for प्रॉफिट अर्निंग टू रन ए बिजनेस। ठीक है, दो या दो से अधिक आदमी स्वेच्छा से प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस से करते हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, यानी इसका ये हुआ कि पार्टनरशिप आपकी वही होगी जिसमें प्रॉफिट अर्निंग की कोई बात है, जिसमें कोई बिजनेस की कोई बात है, तो वो आपका पार्टनर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if you are two students, you sit together for the study, then you can't say that you are the partner, क्योंकि वहाँ पर तो आपका कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आप जो है पढ़ने के लिए साथ बैठे हैं ताकि हम पढ़ाई कर सकें। तो बिजनेस से आपके पार्टनरशिप की ये करेक्टरिस्टिक्स है कि देयर मस्ट बी मोर देन टू पर्सन्स, दो से ज़्यादा आदमी चाहिए, टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए। और दूसरा, उनके बीच में कोई वैलिड बिजनेस होना चाहिए। कोई आपका जो है वैलिड बिजनेस का मतलब हुआ कि कोई ना कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको सरकार मान्यता देती हो। ऐसा ना हो कि ऐसा बिजनेस हो कि जिसको सरकार मान्यता ना देती हो, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि आप लोग जो है 4 आदमी 5 आदमी मिल गए और कहा कि शाम के समय बिजनेस करेंगे, कि कौन सा करेंगे, कि शाम के समय जो है चोरी या डकैती करेंगे या रात को ऐसा करेंगे, दैट इज़ नॉट ए लीगल बिजनेस, वो भी लीगल बिजनेस नहीं है। इसी प्रकार से आपका मान लो कि आप जो है 5 या 10 आदमी मिलते हैं, आप कहते हैं कि चलो हम चंदा लेंगे लोगों से, हम डोनेशन लेंगे और हम एक मंदिर खोलते हैं, और मंदिर के अंदर जो है हम मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाने के बाद में यहाँ पर जो भी चढ़ावा आएगा हम उसको मंदिर में लगाते रहेंगे, लोगों के भले के लिए काम करते रहेंगे, उस पैसे को हम घर नहीं लेके जाएंगे, तो दैट विल नॉट आल्सो पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि आपने पैसा नहीं कमाया, मंदिर का पैसा मंदिर में लगा दिया। इसी प्रकार से आप कोई धर्मशाला खोलते हैं या कोई गौशाला खोलते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों से पैसा लेते हैं और वो जो है पैसा आप उसी के ऊपर लगा देते हैं, आप घर नहीं लेके जाते, तो दैट इज़ नॉट इन बिजनेस और दैट इज़ नॉट ए पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप वही होगी या बिजनेस वही होगा, वही जहाँ पर प्रॉफिट होगा, जहाँ पर बिजनेस होगा, वहीं पर आपकी पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, लीगल होनी चाहिए, कानून के हिसाब से जो है वो सरकार के कानून के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से वैलिड होनी चाहिए। अगर वैलिड नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं है। ये बिजनेस वैलिड होना चाहिए। बिजनेस वैलिड का मतलब कि अगर आप जो है हथियार बनाने का काम करते हैं या आप ड्रग्स के काम करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, तो वो वैलिड बिजनेस नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी थी पार्टनरशिप। हम कल जो इससे आगे की चीज़ें हम करेंगे,
इसकी फीचर्स हैं, मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं, और ये माइनर पार्टनर हैं। वो हम इसमें कई सारी चीज़ें इसमें आएंगी, वो हम फिर हम करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, एनी क्वेरी प्लेस, कोई क्वेरी आपकी है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो है 10 मिनट्स है आप लोगों की क्वेरीज के लिए होती हैं, कि अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है जी, थैंक यू। हम जो थोड़ी देर बाद में फिर मिलेंगे अकाउंटेंसी क्लास में।